अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं रेहान अहमद और मैं आपको F5 पढ़ा रहा हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है F5 में वो चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 भी बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी ही हैं जो आपने F2 में भी पढ़ी हुई हैं और उसके पहले आपने जिन लोगों ने MA1 MA2 वगैरह पढ़ा हुआ है ये चीज़ें उन्होंने उसमें भी पढ़ी हुई है। तो चैप्टर 2 हमारा इंफॉर्मेशन के बारे में है, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में है और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में जो सिस्टम यूज़ होते हैं उनके बारे में है। थ्योरेटिकल टॉपिक है, कोई इतनी ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल चीज़ें नहीं हैं। तो क्योंकि ये चैप्टर भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है तो इसमें भी कोई ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने MA1 MA2 नहीं पढ़ा हुआ उन्होंने भी, क्योंकि F2 पढ़ा हुआ है तो उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। जो चीज़ें वहाँ नहीं हैं वहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बात कर लेंगे और जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं उनको हम एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक तो हमारा है कि इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है। यहाँ पे जैसे वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है, डाटा, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें सबसे पहला तो डाटा को डिफाइन करते हैं हम। तो डाटा कहते हैं सिंपल वर्ड में जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास फैक्ट्स होते हैं या फिगर्स होती हैं। फैक्ट्स का मतलब है कि वो कोई स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, कोई उसके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। फिगर्स, वैल्यूज़ को कहते हैं हम, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को। तो ये जो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं ये डाटा होता है रॉ फॉर्म में। इसकी एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं कि आपके पास एक सेल्स का डाटा अवेलेबल है, पिछले 10 साल का सेल्स का डाटा अवेलेबल है, वो आपके पास एक एक्सेल शीट बनी हुई है। तो अब वो एक फिगर्स लिखी हुई है उसमें, वो डिसीजन मेकिंग में कहीं पे भी इस्तेमाल उस तरह नहीं हो सकता, तो उसको हम डाटा कहते हैं। तो जैसे वो कह रहा है कि इट इज़ अनप्रोसेस्ड, इट इज़ इन अनप्रोसेस्ड फॉर्मेट। इस पे प्रोसेस क्या होता है वो आगे हम इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में डिस्कस करते हैं। डाटा कंसिस्ट ऑफ नंबर्स यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज, लेटर्स कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, रॉ फैक्ट्स हो सकते हैं, इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। कुछ भी चीज़ें जितनी भी बिजनेस में इस तरह की हैं वो डाटा ही कहलाएंगी जब तक कि वो अनप्रोसेस्ड है, which have been recorded but not yet processed into a form that is suitable for making decision। अब यहाँ पे ही वो हमें समझा रहा है कि प्रोसेस का क्या मतलब है। वो बता रहा है कि प्रोसेस का मतलब ये है कि आपका डाटा डिसीजन मेकिंग के लिए सूटेबल हो जाए, तो उस डाटा को हम प्रोसेस्ड डाटा कहेंगे। और यही प्रोसेस्ड डाटा क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाती है। To become useful to a decision maker, data must be transformed into information। तो वो इंफॉर्मेशन में तभी ट्रांसफॉर्म होगा जब वो प्रोसेस होगा। अब वो प्रोसेस क्या चीज़ है उसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन इज डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इन सच अ वे दैट इट हैज़ अ मीनिंग टू द पर्सन हु रिसीव्स इट। जैसे सेल्स की एग्जांपल मैंने दी कि सेल्स की वैल्यूज लिखी हुई है एक्सेल शीट में, तो वो रॉ फॉर्म में किसी तरह का भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करती। अगर उन्हीं सेल्स को हम किसी चार्ट में कन्वर्ट कर लें, यानी सेल्स की वैल्यू का चार्ट बना लें, हम उस सेल्स की वैल्यू पे परसेंटेजेस अप्लाई करके मंथली या क्वार्टरली या सेमी एनुअली एनुअली हम इंक्रीज फाइंड कर ले परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के कि हमारी सेल्स कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है मंथली। तो वो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हमारे पास सेल्स का एक प्रोसेस होने के बाद यूजफुल वर्जन हमारे सामने आ जाएगा। यानी हमें पता चल जाएगा कि हमारी पिछले 10 सालों में सेल्स में कितने परसेंट इंक्रीज आया। तो अब ये डाटा प्रोसेस हो गया। तो डाटा प्रोसेसिंग कोई फॉर्मूला भी हो सकता है, प्रोसेसिंग किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना भी हो सकता है। तो जब वो प्रोसेस हो जाता है तो वो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल हो जाता है। किस काम में, डिसीजन मेकिंग में। इंफॉर्मेशन इज अ वाइटल रिक्वायरमेंट विद इन एनी बिजनेस एंड इज रिक्वायर्ड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। वो हम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आगे पढ़ेंगे। मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? टू प्रोवाइड रिकॉर्ड्स बोथ करंट एंड हिस्टोरिकल, यानी उन्हें ये पता हो कि उनका बिजनेस पास्ट में कैसा चल रहा था और उसकी करंट पोजीशन क्या है, उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। टू एनालाइज व्हाट इज हैपनिंग विद इन द बिजनेस, बिजनेस के करंट ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं
उसकी डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक वैरायटी है, कोई एक टाइप की इन्फॉर्मेशन तो नहीं होती, बेशुमार किस्में हैं इन्फॉर्मेशन की। आपको अगर अटेंडेंस का रिकॉर्ड आप लेते हैं एचआर डिपार्टमेंट से तो वो भी एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। आप अकाउंटेंट से किसी इनवॉइस की डिटेल लेते हैं तो वो भी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो वो डेली बेसिस पे क्या बिजनेस में चल रहा है उस सारे को एनालाइज करने के लिए भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड टू प्रोवाइड द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। मेन पर्पज तो ये डिसीजन मेकिंग ही है, चाहे वो डिसीजन शॉर्ट टर्म हो या वो लॉन्ग टर्म हो। और टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस बाय कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विद प्लान्स एंड फोरकास्ट। जैसे F2 में वेरिएंस में ये चीज़ डिस्कस हुई कि वेरिएंस हम एक्चुअल रिजल्ट्स को और फोरकास्ट को कंपेयर करके हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, और वेरिएंस परफॉर्मेंस मेजरमेंट में यूज़ होता है। अगर फेवरेबल वेरिएंस है तो अच्छी परफॉर्मेंस है, अगर एडवर्स वेरिएंस है तो हम कहेंगे कि परफॉर्मेंस ख़राब है। तो ये भी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो वेरिएंस एनालिसिस है। वेरियस थर्ड पार्टीज रिक्वायर, ये तो उसने बताया ना मैनेजमेंट को क्यों चाहिए, थर्ड पार्टीज को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे गवर्नमेंट है, यहाँ मूवमेंट पे लिखा है, गवर्नमेंट को टैक्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, एम्प्लॉयज़ को जब कोई भी एम्प्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लेना चाहता है तो वो एक एनालिसिस अपना डेफिनेटली करता है कि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कितनी सैलरी मिल रही है, इंश्योरेंस क्या मिल रही है, मेडिकल अलाउंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हाउस अलाउंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये एम्प्लॉई को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कस्टमर एंड सप्लायर को, कस्टमर को प्राइसेस का पता होना चाहिए, प्रोडक्ट के फीचर्स का पता होना चाहिए, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी डेट्स का पता होना चाहिए, और सप्लायर को ये पता होना चाहिए कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। सप्लायर जब आपको चीज़ें सेल करेगा तो वो समटाइम्स क्रेडिट पे भी आप रिक्वायर करते हैं उससे। तो सप्लायर पहले ये देखेगा कि क्या आप क्रेडिट पे करने के काबिल भी हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि वो आपको क्रेडिट पे चीज़ें डिलीवर कर दे और बाद में आप उसको पेमेंट ही ना करें। और ऑनर यानी शेयर होल्डर को चाहिए प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन, बिजनेस की वर्थ की इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट वगैरह, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो शेयर होल्डर्स को चाहिए। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में वो इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन पूछ रहे हैं। अ वर्किंग डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन वुड बी फैक्ट्स यूजफुल टू द डिसीजन मेकर। ये भी हमने ऊपर पढ़ा है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन क्या है, कि हम कैसे ये पता चलाएंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है भी या नहीं, यानी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके लिए एक्रोनिम यूज़ कर रहा है वो एक्यूरेट। ए फॉर इटसेल्फ एक्यूरेट ही है कि जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकर के पास आया है वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें किसी तरह की भी इनएक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला गलत ना लगा हुआ हो, डेट्स गलत ना लिखी हुई हो, अगर आपने परसेंटेजेस निकाली हैं तो वो परसेंटेजेस एक्यूरेट होनी चाहिए। नंबर ऑफ मंथ्स हैं अगर किसी चीज़ का डेटा में तो वो मंथ्स एक्यूरेट होने चाहिए। सेकंड जो सी है उसका एक्यूरेट का, दैट मीन्स कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिसिंग ना हो। जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे अगर जनवरी से दिसंबर तक की सेल्स का डाटा और उसका परसेंटेज इंक्रीज चाहिए मैनेजमेंट को, तो अगर आप अक्टूबर तक उसको प्रोवाइड कर देंगे तो ये डाटा या इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। नवंबर और दिसंबर का डाटा या इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो ये इनकम्प्लीट कंसिडर होगा, तो वो भी फिर गुड इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन में नहीं आएगी। कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। कॉस्ट इफेक्टिव की टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव की टर्म आगे बहुत ज़्यादा जगह पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज़ होती है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये नहीं होता कि आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पे कम से कम कॉस्ट लगे, यानी कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट का कम होना नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि जितनी कॉस्ट आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए लगा रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन से जो बेनिफिट मिलेगा आपको वो उस कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए एक बंदा रखा जिसको आप मंथली 50,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, और उसका काम ही है वो कॉम्पिटिटर की प्राइसेस का एनालिसिस करता है, उसकी क्वालिटी ऑफ गुड्स का एनालिसिस करता है या इस तरह की और चीज़ें, तो आप साल का उसको 6 लाख रुपए दे रहे हैं। अगर उस बंदे को 6 लाख देने के बाद
आपका जो प्रॉफिट है वो 6 लाख से ज़्यादा इंक्रीज हो गया। मतलब जितना पहले था, फॉर एग्जांपल पहले आपका एनुअल प्रॉफिट जो था वो 10 मिलियन था, तो अब 11 मिलियन हो गया, यानी 10 लाख ज़्यादा हो गया उस बंदे के काम की वजह से। तो इसका मतलब है कि उस बंदे ने आपको 4 लाख एक्स्ट्रा अर्न करके दिया, यानी 6 लाख तो चलो आपने उसको सैलरी दे दी सालाना, तो 10 लाख आपको उसकी वजह से एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ, तो 4 लाख आपको ज़्यादा ही मिला है। तो दिस मीन्स कि ये कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन था, या इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की है उसमें आपकी कॉस्ट कम लगी है और उससे जो बेनिफिट आपने ड्रॉ किया है वो ज़्यादा है। तो वो लिख रहे हैं द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन शुड एक्सीड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। अब ये नहीं है कि एक जगह आप 10,000 कॉस्ट लगा रहे हैं और उससे आपको फ़ायदा और 8,000 का, तो अब ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, 2,000 का उल्टा नुकसान हो रहा है आपका। यू मीन्स अंडरस्टैंडेबल। जब आप डिसीजन मेकर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो डिसीजन मेकर के लिए अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। यानी एक बंदा है जो बॉस है, मैनेजर है, ऑनर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो इतना ज़्यादा टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ को नहीं समझता, तो आप उसको सिंपल वर्ड्स में वो बात समझाएंगे, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ उसके सामने नहीं रखेंगे क्योंकि वो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी। लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, आप इंग्लिश में प्रेजेंट कर रहे हैं और उसको इंग्लिश नहीं आती, तो वो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो वो भी उसके लिए, डिसीजन मेकर के लिए गुड इन्फॉर्मेशन नहीं है। रेलेवेंट होनी चाहिए। जिस पर्पज़ के लिए डिसीजन मेकर या मैनेजर आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, वो जो आप इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो पर्पज़ से रेलेवेंट होनी चाहिए। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन यानी आप बहुत ज़्यादा सफ़े उसको प्रिंट करके दे दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी भी इंफॉर्मेशन हो वो रेलेवेंट होनी चाहिए, एक्सेसिबल हो। इंफॉर्मेशन शुड बी एक्सेसिबल इन अप्रोप्रिएट वे। जैसे एक बंदा है वो ईमेल यूज़ नहीं कर रहा और आप उसको इन्फॉर्मेशन ईमेल के थ्रू भेज देते हैं, तो उसके लिए एक्सेसिबल नहीं है। वो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे इंटरनेट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो आपको उसको किसी और तरीके से इन्फॉर्मेशन भेजनी चाहिए, कॉल करके बताना चाहिए। या समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रिंटेड फॉर्म में रिटर्न रिपोर्ट चाहिए, ईमेल नहीं काम करती, तो उस टाइम पे आप वो देंगे। टाइमली होनी चाहिए। टाइमली में भी एक कन्फ्यूजन यूजुअली क्रिएट हो जाती है कि अगर आप इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग से पहले पहले दे दे तो वो टाइमली होगी। तो डिसीजन मेकिंग से पहले होना तो ज़रूरी है, लेकिन इतना पहले होना चाहिए उसको कि वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में उस इंफॉर्मेशन को स्टडी किया जा सके। यानी एक मैनेजर अगर मीटिंग में जा रहा है और आप रास्ते में उसको एक 10 सफ़ों की रिपोर्ट पकड़ा देते हैं तो वो उसके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, वो टाइमली नहीं है। कम से कम आपको उसको 3-4 घंटे पहले प्रोवाइड करनी चाहिए थी कि ताकि वो 10 पेजेस जो हैं वो रीड कर लेता और उसको अंडरस्टैंड कर लेता, तो टाइमली होती। अगर आप उसको जाते हुए पकड़ा रहे हैं तो वो उसके लिए टाइमली नहीं है। और जो लास्ट उसका है ई, वह है ईजी टू यूज़। क्लियर होनी चाहिए, उसमें किसी तरह के जार्गन्स नहीं होने चाहिए, लैंग्वेज क्लियर हो और उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर हो, वर्ड्स डिफिकल्ट ना यूज किए ना हो, इजी टू यूज हो, क्लियर एंड इजी टू यूज। कहीं पे भी उसको अगर अप्लाई करना हो, अच्छा इजी टू यूज में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें पता है कि मैनेजर ने ये इंफॉर्मेशन जो हम उसको प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ से कॉपी करेगा और किसी और जगह उसमें पेस्ट भी करेंगे। अब ऐसी सूरत में हम उसको कॉपी पेस्टेबल फॉर्मेट में उसको प्रोवाइड करेंगे, एक्सेल शीट दे दें या वर्ड में बना दे ताकि इजीली वो कॉपी पेस्ट कर सके, तो वो उसके लिए इजी टू यूज हो जाएगी। तो ये 8 फीचर होने चाहिए एक गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में, तो वो हम उसको कंसिडर करें। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं डाटा प्रोसेसिंग, यानी डाटा प्रोसेसिंग है क्या? कन्वर्जन ऑफ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन परहैप्स बाय क्लासिफाइंग। समटाइम आप क्लासिफाई करेंगे, जैसे अगर आप एक कॉलेज में को एजुकेशन है तो वहाँ पे आप फीमेल स्टूडेंट को और मेल स्टूडेंट को अलग अलग करना चाहते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन भी एक प्रोसेसिंग है। या समटाइम आप अल्फाबेटिकली उनके नाम को तरतीब से लिख रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, तो सॉर्टिंग भी एक डाटा प्रोसेसिंग है। या किसी भी तरह का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, टेबुलेशन कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें डाटा प्रोसेसिंग में आ जाती है। द कन्वर्जन प्रोसेस में भी मैनुअल और ऑटोमेटेड, आप कुछ वैसे कर लें या आप स्प्रेडशीट वगैरह यूज करके ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। In general, data may be transformed into information by bringing related pieces of data together. यानी इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, यूजुअली वो कहता है कि आप एक तरह का डाटा अगर एक जगह इकट्ठा कर दे तो ये भी एक प्रोसेस है, वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा।
सम टाइम डाटा को समराइज करने से वो डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिक प्रोसेसिंग प्लस माइनस करने से वो डाटा कन्वर्ट हो जाता है उसकी इंफॉर्मेशन में, टेबुलेशन और डायग्रामेटिक टेक्निक्स, ग्राफ्स वगैरह बना दें, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मीन मीडियन मॉड वगैरह ये चीज कर लें, या फाइनेंशियल एनालिसिस जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं वो अप्लाई कर दें फॉर्मूला, तो भी डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो। अब यहाँ एक और अंडरस्टैंडिंग दी है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गुड इंफॉर्मेशन मस्ट बी ऑब्टेन्ड चीपली। चीप होना जरूरी नहीं है, मैंने अभी ऊपर बताया, चीप होना जरूरी नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव होना जरूरी है। इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हिच हैव बीन रिकॉर्डेड बट नॉट येट प्रोसेस्ड इनटू अ यूजफुल इंफॉर्मेशन, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो नीदर ऑफ अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्योंकि दोनों गलत है तो दोनों में से कोई भी ठीक नहीं, तो डी ऑप्शन यानी नीदर वो करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन किन किन सोर्सेज से मिलती है। तो दो प्राइमरी सोर्सेज है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में सबसे मेन तो यही है अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स, प्रॉफिट्स, एक्सपेंसेस, सेल्स, उसके अलावा एसेट की डिटेल, लायबिलिटीज की डिटेल, उनकी करंट और लॉन्ग टर्म की क्लासिफिकेशन, कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल कितना है, रिजर्व्स कितने हैं, ये सारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है ये इंटरनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके से पेरोल का डाटा, पर्सनल एंड पेरोल इंफॉर्मेशन, हमारे पास कौन कौन एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज कितनी है, उनके वर्किंग आवर्स क्या है, उनकी स्किल्स क्या है, ये सारा इंटरनल इंफॉर्मेशन है। टाइम शीट्स, कौन बंदा किस टाइम ऑफिस आ रहा है, कब लीव कर रहा है, ये टाइम शीट डेफिनेटली इंफॉर्मेशन है जिसकी बेस पे लेबर की सैलरी बनाई जाएगी, तो वो जो एचआर मैनेजर है उसके लिए यूजफुल है। एंड प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन, हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को बनाने में हमारी क्या कॉस्ट आ रही, उन प्रोडक्ट की हमारी क्या सेलिंग प्राइस है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा क्या चल रहा है, ये सारा कुछ प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन है। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन में कॉम्पिटिटर्स इंफॉर्मेशन, कॉम्पिटिटर क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट्स किस तरह की हैं, उनकी क्वालिटीज फीचर्स क्या हैं। कस्टमर इंफॉर्मेशन, कस्टमर की लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसकी नीड्स, उसकी वांट्स, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये एक्सटर्नल है। एंड सप्लायर इंफॉर्मेशन, जैसे सप्लायर की प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या है, कौन सी प्रोडक्ट हमें किस सप्लायर से मिलेगी, उसका डिलीवरी टाइम क्या है, डिलीवरी टर्म्स कितनी है, कितनी पेमेंट एडवांस करनी पड़ेगी, कितनी आफ्टर डिलीवरी होगी, ये सारी भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में बी टेकन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ एरिया सच एज सेल्स लेजर, सेल्स हमें चाहिए तो हम सेल्स लेजर को देखेंगे। पेरोल सिस्टम से हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का पता चलेगा। नॉन करंट एसेट का हमें डेप्रिसिएशन मेथड एंड रेट के लिए हमें चाहिए, तो वो उसके सोर्सेज उसने बता दिए। सेल लेजर सिस्टम से हमें क्या पता चलेगा, नंबर एंड वैल्यू ऑफ इनवॉइसेस, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, वैल्यू ऑफ सेल्स, कस्टमर वाइज हम उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ सेल्स एनालाइज्ड बाय प्रोडक्ट, ये चीज हमें पता चल जाती है कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल की है, वो भी सेल लेजर से पता चल जाएगी। परचेज लेजर से हमें नंबर एंड वैल्यू ऑफ इनवॉइसेस, कितने इनवॉइसेस हैं हमारी परचेज इनवॉइसेस, वो पता चलेगा। वैल्यू ऑफ परचेजेस एनालाइज्ड बाय सप्लायर, एनालाइज्ड बाय प्रोडक्ट वगैरह। पेरोल सिस्टम से हमें क्या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल सकता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, आवर्स वर्क, आउटपुट कितनी उन्होंने प्रोड्यूस की, वेजेस अर्न कितनी है, टैक्स कितना डिडक्ट किया, क्योंकि ये टैक्स आगे हमने डिपॉजिट करवाना है गवर्नमेंट को। नॉन करंट एसेट सिस्टम से हमें एसेट का परचेज किया, उसकी डेट ऑफ परचेज, इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, लोकेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ ऑफिसेज हैं तो कौन सा एसेट कहाँ पड़ा हुआ है उसकी लोकेशन पता चलेगी। डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, वो हमें उससे पता चलेगा। सर्विस हिस्ट्री के मशीनें जो होती हैं उनको रेगुलर बेसिस पे सर्विस करवाया जाता है ताकि वो खराब ना हो, तो उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि कौन सी मशीन कितनी दफा सर्विस हो चुकी है। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है वो भी हमें इससे पता चलता है। इसी तरह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हमें मशीन ब्रेकडाउन टाइम्स, मशीन ब्रेकडाउन कहते हैं कि आपका काम चलते चलते कोई मशीन खराब हो गई, रुक गई, तो वो कितना देर मशीन रुकी रही, इससे आपको लेबर का आइडल टाइम पता चलेगा। वो लेबर के चैप्टर में आपने F2 में पढ़ा हुआ कि आइडल टाइम क्या होता है, कि जब कोई काम, लेबर तो काम करना चाह रही है लेकिन उनके पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, बिजली चली गई, मशीन खराब हो गई या मटेरियल टाइम पे नहीं आया, तो वो आइडल टाइम काउंट होगा, उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स, कितने यूनिट्स खराब थे जो रिजेक्ट हो गए,
उसमें इंटरनल रिजेक्ट्स भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग से टाइप्स ऑफ कस्टमर, मार्केट रिसर्च रिजल्ट्स, ये हमें पता चलेगा। इसी तरह एक्सटर्नल सोर्सेज में सप्लायर है, तो सप्लायर की प्रोडक्ट प्राइस क्या है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है। न्यूज़पेपर और जर्नल, इससे हमें मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर की प्राइसेस पता चलती है। कंपेटिटर की इंफॉर्मेशन हमें यूजुअली न्यूज़पेपर से मिल जाती है। न्यूज़पेपर में अक्सर न्यूज़ आती रहती है मुख्तलिफ बिजनेसेस के बारे में, बिजनेस न्यूज़, तो उसमें हमें अपने कंपेटिटर के बारे में न्यूज़ पता चल सकती है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स क्या हो रही है, ये न्यूज़पेपर से पता चल जाता है, जर्नल से पता चल जाता है, इंटरनेट से पता चल जाता है। नेशनल एंड मार्केट सर्वेज जो आए होते हैं, रिपोर्ट्स आ रही होती है, भाई कस्टमर का ट्रेंड किस तरह का चल रहा है, कस्टमर की लाइकिंग डिसलाइकिंग, इस पे सर्वेज वगैरह जो होते हैं वो भी हमें न्यूज़पेपर से पता चल जाता है। गवर्नमेंट में हमें इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट क्योंकि मुख्तलिफ तरह की रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कौन सी डिक्लाइन कर रही है, तो उससे इन्वेस्टर को ये पता चलेगा कि वो किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करे। टैक्सेशन पॉलिसी का पता चलेगा, इन्फ्लेशन रेट्स क्या चल रहे हैं, डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स यानी लोग कहाँ रह रहे हैं, एज स्ट्रक्चर हमारे लोगों का क्या है, गाँव में कितनी पॉपुलेशन है, शहरों में कितनी है डेमोग्राफी, ये सारी चीजें कवर करती है। और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या पर्सपेक्टिव है, आने वाले सालों में इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, तो बिजनेस उसके अकॉर्डिंगली फिर अपनी प्लानिंग करेगी। कस्टमर से हमें प्रोडक्ट में क्या रिक्वायरमेंट उनको चाहिए, प्राइस सेंसिटिविटी, कि अगर हम प्राइस थोड़ी सी कम या ज्यादा करेंगे तो हमारी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, वो कस्टमर एनालिसिस से पता चलेगा। एम्प्लॉय से हमें वेज की क्या डिमांड है, वर्किंग कंडीशन कैसी चाहिए। बैंक से हमें नेशनल मार्केट्स का, पोटेंशियल कस्टमर्स का पता चलता है। बिजनेस एनर्जी इंक्वायरी एजेंट्स, कंपेटिटर का और कस्टमर का पता चलता है। और इंटरनेट से तो हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा अनरिलायबल सोर्स इंटरनेट ही है। इसमें इंफॉर्मेशन गलत भी होती है, मैनिपुलेटेड भी होती है, सही भी होती है, लेकिन इसमें आप गारंटी से कुछ भी नहीं कह सकते जब तक कि जो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो लेजिट नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, तब तक आप इंटरनेट पे रिलाई नहीं कर सकते। और इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन में भी यूज्ड इन प्लानिंग and controlling activities. For example, newspapers, the internet and business inquiry agents such as Dun and Bradstreet may be used to obtain external competitors information. ये एग्जाम्पल उसमें दे। तो इस लेक्चर में इतना ही है, बाकी हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप इस चीज को देखें, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करें और अपनी प्रिपरेशन साथ साथ करें, बुक की रीडिंग लाजमी किया करें। तो मिलते हैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।